हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो टीआरएनए है इसका मतलब क्या है, तो दैट इज नॉन एज व्हाट, द ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, यानी कि हम ट्रांसफर आरएनए पढ़ रहे हैं। इस ट्रांसफर आरएनए के लिए पहले आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए। एक तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए माना गया है, इसे सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आरएनए माना गया है। प्लस टोटल आरएनए जितना भी होता है उसके अंदर इसका जो प्रतिशत है वो कितना होता है, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, यानी कि जितना भी आरएनए है उसका 10 से 15% जो है वो कौन होता है, सेल के अंदर टीआरएनए होता है। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 25,000 से लेकर और 40,000 तक हो सकता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 25,000 से लेकर और 40,000 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। ये जो टीआरएनए है इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, इसे घुलनशील आरएनए यानी कि सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सॉल्युबल आरएनए कह देते हैं। हम इसे एडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, एडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं। एडॉप्टर को हम कहते हैं अनुचलक आरएनए। एडॉप्टर आरएनए का मतलब क्या होता है कि ये अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लेके आता है, राइट। क्या करता है, ये अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लेकर आता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एडॉप्टर आरएनए भी कह देते हैं। ये 1M NaCl में घुल जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कह देते हैं। अच्छा, ये केवल 75 से लेकर और मैक्सिमम 95 न्यूक्लियोटाइड से बना है, 95 न्यूक्लियोटाइड से बना। इसके बीच में 75 से लेके और 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर और कौन बनता है, दैट इज नॉन एज टीआरएनए बनता है। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है, सबसे छोटा आरएनए इसको माना गया है। अच्छा, याद रखना कि ये जो टीआरएनए होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। क्यों, क्योंकि अमीनो अम्ल भी कितने होते हैं, 20। तो 20 अमीनो अम्ल, 20 अमीनो एसिड को लाने के लिए 20 प्रकार के क्या होते हैं, 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। अच्छा, याद रखना ये जो टीआरएनए है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है एक रज्जुकीय, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। वैसे तो सारे ही आरएनए हम जानते हैं कि कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाने की वजह से, बहुत ज्यादा फोल्डिंग यानी कि कुंडलन हो जाने की वजह से, बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाने की वजह से टीआरएनए द्विरज्जुकीय यानी कि डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जुकीय दिखाई देता है, राइट। क्या कहा मैंने, वैसे तो टीआरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। और फोल्डिंग हो जाने की वजह से कैसा दिखता है, द्विरज्जुकीय दिखाई देता है। मतलब कहने का ये कि ये देखिए, ये टीआरएनए अभी जब अपने संरचना पढ़ेंगे तो ऐसा हम पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसका 5 प्राइम सिरा है और ये इसका क्या है, 3 प्राइम सिरा है। लेकिन होता तो ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, लेकिन एक रज्जु के फोल्ड हो जाने से, मान लीजिए कोई एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो यदि फोल्ड हो जाए तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनके बीच में, आमने सामने पेयरिंग हो जाती है, राइट। बेस पेयर्स के बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और ये है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाने की वजह से दिखाई आपको कैसा देगा, द्विरज्जुकीय दिखाई देगा। ओके,
लेकिन है कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए के अंदर बहुत सारे अनयूजुअल एंड मॉडिफाइड बेसिस पाए जाते हैं। मॉडिफाइड बेसिस मतलब क्या होते हैं, क्षार होते हैं इसके अंदर। अभी जब हम संरचना पढ़ेंगे तो टीआरएनए की संरचना में आप देखोगे कि थोड़े अलग भिन्न तरीके के, है ना, एबनॉर्मल आप कह सकते हो, अनयूजुअल कह सकते हो, असामान्य क्षार कह सकते हो, है ना। मैं यहां पर लिखूंगा असामान्य क्षार पाए जाते हैं, असामान्य क्षार पाए जाते हैं। ओके, वो मॉडिफाइड क्षार, रूपांतरित क्षार, या हम कह सकते हैं असामान्य क्या होते हैं, यहां पर टीआरएनए के अंदर भी क्या होते हैं, क्षार पाए जाते हैं। और ये जो एबनॉर्मल बेस है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो होता है वो तो कौन होता है, सूडो यूरेसिल। दूसरा एक और प्रकार का होता है आइनोसिन, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रो यूरिडीन। ओके, ये जो 3 मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये टीआरएनए के अंदर मिलने वाले असामान्य क्षार हैं। क्या है ये, असामान्य या रूपांतरित क्या होते हैं, क्षार होते हैं। यदि हम टीआरएनए की संरचना को पढ़ना चाहते हैं तो टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए राइट, सबसे बढ़िया जो मॉडल है वो कौन सा है, क्लोवर लीफ मॉडल है। सबसे बढ़िया मॉडल, अभी तक का सबसे बढ़िया जो मॉडल है टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए, वो कौन सा है, क्लोवर लीफ मॉडल है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हॉली, है ना, रॉबर्ट हॉली। उसने 1965 में टीआरएनए की संरचना को बेहतर रूप से समझाने के लिए एक मॉडल दिया था, और इस मॉडल का नाम क्या था, क्लोवर लीफ मॉडल। तो हम लोग जब भी टीआरएनए की संरचना को पढ़ते हैं तो उसको समझाने के लिए हम जिस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, दैट इज नॉन एज द रॉबर्ट हॉले का क्लोवर लीफ मॉडल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट हॉले का क्लोवर लीफ मॉडल। ओके, कि ये क्लोवर लीफ मॉडल किस तरीके का है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए यहां पर देखिएगा, यदि हम एक टीआरएनए की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें कुल मिलाकर आपको मुख्य जो है वो कितनी आर्म्स दिखाई देगी, कितनी भुजाएं दिखाई देगी, 5। वैसे तो 5 भुजाएं हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण भुजाएं हैं वो कौन सी है, 4 भुजाएं। ये देखिएगा, मैं क्लोवर लीफ मॉडल आपके सामने बना रहा हूं, क्लोवर लीफ मॉडल, इसको देखिएगा, क्लोवर लीफ मॉडल। अब ये क्लोवर लीफ मॉडल कैसा है, तो यहां पर देखिएगा, मैंने ये आर्म्स बना रहा हूं, कुल मिलाकर आपको टोटल तो 5 भुजाएं देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं, राइट। एक एक भुजा को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि वैसे तो आरएनए टीआरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक रज्जु की है, लेकिन आपको यहां पर ये दिखाई कैसा दे, देखिए एक सिरा तो उसका क्या है, 5 प्राइम है, और दूसरा सिरा क्या है, 3 प्राइम है, जो कि दर्शा रहा है कि ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक रज्जु की है। लेकिन आपको प्रतीत कैसा हो रहा है, ये द्विरज्जु की है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मिल जाती है। यहां पर आमने सामने क्या हो जाता है, नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लाइक दिस टाइप, राइट। नाइट्रोजन क्षार जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का यहां पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपको ये जानना होगा कि ये जो चीज है इसको तो हम बोलते हैं स्टेम, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये सब स्टेम्स है, ये सब स्टेम है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप। देखिए यहां पर भी एक लूप है, यहां पर भी एक लूप है, यहां पर भी एक लूप है। मैं ये कह रहा हूं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर तो स्टेम होता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है वहां पर क्या बन जाते हैं, लूप बन जाते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ओके, अब आप देखिए एक आर्म जो है वो कौन सी है, 5 प्राइम है, और दूसरी आर्म कौन सी है, 3 प्राइम है। इसकी 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या होता है, ग्वानिन पाया जाता है ना। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि टीआरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है।
और 3 प्राइम एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होती है और उसको बोलते हैं CCA। ओके, 3 प्राइम एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? CCA सीक्वेंस। ओके, साथ ही साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो 3 प्राइम एंड है, ये जो 3 प्राइम एंड है, राइट, यहां पर मैं लिखा ये 3 प्राइम जो एंड है, इस 3 प्राइम एंड के ऊपर OH ग्रुप पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है? फ्री OH ग्रुप, राइट। ये कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है OH ग्रुप, और वो कैसा रहता है? फ्री रहता है। ओके, यहां पर इस आर्म के ऊपर OH समूह भी है जो कि क्या है? फ्री है, फ्री फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये तो एक आर्म हुई, ये एक आर्म हुई। यहां पर क्या होता है? इस आर्म के ऊपर ये जो 3 प्राइम एंड वाली जो ब्रांच है, यहां पर OH समूह है, तो यहां पर आकर कौन जुड़ता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। इसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, मैं इनफैक्ट यूं कहूंगा एक्टिवेटेड, मैं यूं कहूंगा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। मतलब जो सक्रिय अमीनो अम्ल है, सक्रिय अमीनो अम्ल, वो यहां पर टीआरएनए की 3 प्राइम एंड के ऊपर आकर क्या होता है? जुड़ता है। इसीलिए ये हमारी पहली आर्म हो गई। ये कौन सी हो गई? पहली आर्म। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। मतलब ये वो भुजा है जहां पर सक्रिय अमीनो अम्ल आकर जुड़ता है। ओके, ये जो दूसरी आर्म है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये कौन सी है? टी साइन सी आर्म, या तो इसको टी साइन सी आर्म या ऑब्लिक हम क्या कह देते हैं? लूप कह देते हैं, क्योंकि इसमें स्टेम भी और एक लूप भी है। अब ये आर्म का फंक्शन क्या है? पहले तो ये जानो कि इस आर्म का फंक्शन क्या है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप है। क्या है ये? राइबोसोम बाइंडिंग लूप है। राइबोसोम बाइंडिंग लूप आर्म है। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि टीआरएनए अपनी इस भुजा से, याद रहे, टीआरएनए अपनी इस भुजा से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ता है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ता है, राइट। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे राइबोसोम बाइंडिंग आर्म के नाम से इसको जानते हैं। जैसे मानो कि ये राइबोसोम की स्मॉल आर्म है और ये राइबोसोम की बड़ी आर्म है। ओके, तो ये क्या है? ये टीआरएनए। तो टीआरएनए हमेशा क्या होता है? जाकर जुड़ता है किससे? दैट इज नॉन एज राइबोसोम की बड़ी आर्म, दैट इज इकाई से। तो ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है। आप देख सकते हो इससे जाकर कौन जुड़ा है? टीआरएनए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, टीआरएनए राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से अपनी इस भुजा के द्वारा क्या होता है? जुड़ता है। अच्छा, आपको इन तीनों का मतलब भी मालूम होना चाहिए। सी का मतलब क्या होता है? साइटोसिन। टी का मतलब क्या होता है? थाइमीन। वैसे तो देखिए आरएनए के अंदर क्या नहीं होता है? थाइमीन नहीं होता है, लेकिन इस भुजा के पास में क्या प्रेजेंट है? थाइमीन प्रेजेंट है। वैसे आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ओके, और ये जो ये साइन का जो साइन शो कर रखा है, ये किसको शो कर रहा है? सूडो यूरेसिल को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? सूडो यूरेसिल को। ध्यान रहे, मैंने अभी आपको थोड़ी ही देर पहले ये बताया था कि ये कैसा है? असामान्य क्षार है। ये कैसा है? असामान्य क्षार है। असामान्य क्षार है, यानी कि असामान्य बेस है। मैंने आपको 3 बेसिस के बारे में भी पढ़ाया था, सूडो यूरेसिल, आइनोसिन और डाइहाइड्रोयूरिडिन। तो याद रहे, सूडो यूरेसिल एक ऐसा असामान्य क्षार है जो टी साइन सी आर्म के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ध्यान रहे, इस सूडो यूरेसिल जो कि असामान्य क्षार है, उसी के बन जाने से ही तो क्या होता है? यहां पर क्या बन जाता है? लूप बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। ओके, तो ये पहली आर्म थी। ये कौन सी है? दूसरी आर्म है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? टी साइन सी आर्म। अब ये वाली जो भुजा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म। इस आर्म ये वेस्टिजियल आर्म है। इस आर्म का कोई विशेष रोल नहीं है। ये छोटा सा एक स्ट्रेच है ना। ये एक छोटी सी क्या है? छोटी भुजा है, लेकिन इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं है। इसको हम क्या कह देते हैं? वेरिएबल आर्म के नाम से इसको जानते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी भुजा के ऊपर। देखिए, ये तो दूसरी भुजा थी, राइट। ये वाली जो है वो अपना ये
पहला, ये वाली पहली आर्म थी। अब आ जाते हैं तीसरी आर्म। ये आर्म सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंटीकोडोन। इसको हम बोल देते हैं एंटीकोडोन आर्म ऑब्लिक लूप। एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन आर्म की वजह से एंटीकोडोन जो होता है, याद रखना, एंटीकोडोन एमआरएनए पर कोडोन को पहचानता है एवं उसके अनुसार ही 3 प्राइम सिरे पर अमीनो एसिड जुड़ता है। राइट, देखिएगा क्या कहा मैंने? एंटीकोडोन एमआरएनए पर कोडोन को पहचानता है। कैसे? मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये एक रेखा खींची और ये क्या है? एमआरएनए है। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि एंटीकोडोन हमेशा टीआरएनए पे पाया जाता है और एमआरएनए के ऊपर क्या पाया जाता है? कोडोन्स पाए जाते हैं। एमआरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? हमेशा कोडोन्स पाए जाते हैं। मानो कि ये एमआरएनए है, ये जो लाइन खींची है एमआरएनए है, और मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा एयूजी। ये क्या चीज है? कोडोन है। राइट, ये तो जानते हैं कि कोडोन एमआरएनए के ऊपर होते हैं, और कोडोन एक ऐसी 3 शब्दों से बनी भाषा है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी भाषा है, जिसमें किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो देखिए, एंटीकोडोन कहां पर है? यहां पर है। ये एंटीकोडोन यहां पर है, किस पे? टीआरएनए पर। अब कैसे? एक का कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर होता है। ए का क्या हो गया? यू, क्योंकि टी तो होता ही नहीं। यू का ए और जी का सी। तो ये जो चीज हुई, ये क्या हुई? एंटीकोडोन हुई। जैसा एंटीकोडोन होगा वैसा ही कोडोन होगा, और जैसा कोडोन होगा वैसा ही क्या होगा? यहां पर 3 प्राइम एंड के ऊपर अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा। राइट, तो कहने का मतलब है एंटीकोडोन भुजा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी भुजा से ये डिसाइड होता है कि 3 प्राइम एंड के ऊपर आकर कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए यूएसी एंटीकोडोन ने रिकॉग्नाइज किया एमआरएनए के ऊपर उपस्थित एक कोडोन को, जिसका कि नाम है एयूजी। अब हमें मालूम होना चाहिए, 12th क्लास के अंदर हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। आप जेनेटिक कोड वाले हिस्से को एनसीईआरटी की किताबों में जाकर देखेंगे तो आप पाओगे एयूजी किसको कोड करता है? मिथाइनिन को। तो यहां पर आने वाला जो अमीनो एसिड होगा पहला वाला, वो कौन होगा? मिथाइनिन होगा। ओके, तो ये वाली जो मेरी भुजा है, ये बहुत महत्वपूर्ण भुजा है। ये कौन सी भुजा हो गई? ये तीसरी भुजा। मैंने इसको काउंट नहीं किया वेरिएबल आर्म को, क्योंकि इसका कोई बहुत विशेष फंक्शन नहीं है, तो मैंने इसको पहली आर्म माना है। ये दूसरी, और ये कौन सी? तीसरी। ये चौथी आर्म जो है वो वेरिएबल आर्म में बदलती रहती है। राइट, एंटीकोडोन आर्म। ओके, और याद रहे इस एंटीकोडोन आर्म के ऊपर भी आप देख सकते हो कि यहां पर तो सेम है, लेकिन यहां पर लूप बन गया है। तो वही चीज, लूप क्यों बना? तो लूप बनने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यहां पर क्या है? आइनोसिन। याद रहे, मैं इंसर्कल कर देता हूं इसको, क्या है? आइनोसिन। जैसे यहां पर लूप क्यों बना था? लूप क्यों बनते हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती? क्यों नहीं हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि यहां पर इस लूप पर एक असामान्य क्षार आ गया था जिसका नाम था सूडोयूरेसिल। वैसे ही यहां पर भी कौन आ गया है? असामान्य क्षार आ गया है, और उस असामान्य क्षार का जो नाम है वो यहां पर कौन सा है? इनोसिन है। ओके, तो ये मेरी कौन सी भुजा थी? तीसरी भुजा थी। अब आ जाते हैं चौथी भुजा के ऊपर। ये वाली जो आर्म है, ये चौथी आर्म है। इसको हम क्या बोल देते हैं? देखो, या तो इसको कह देते हैं डी लूप, या तो इसको कह देते हैं डी लूप। ओके, डी लूप, डी लूप, या इसका एक और नाम है, या इस चौथी आर्म का एक और नाम है, और उसको बोलते हैं अमीनो एसिल सिंथेटेज। अमीनो एसिल सिंथेटेज आर्म। इसको अमीनो एसिल सिंथेटेज आर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अमीनो एसिल सिंथेटेज आर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने इसकी मदद से अमीनो एसिल सिंथेटेज आर्म, या इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। राइट, क्यों? क्योंकि यहां पर आकर कौन बाइंड करता है? इस भुजा पर अमीनो एसिल सिंथेटेज एक एंजाइम है जो यहां पर क्या करता है? बाइंड करता है। और ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? यह एंजाइम अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज मतलब क्या करता है? पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करता है,
वह उसे क्या करता है, वह उसे एक्टिवेट भी करता है, उसे क्या करता है, सक्रिय करता है, उसे एक्टिवेट भी करता है। एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना भी करता है। राइट, क्या कहा मैंने, ये क्या है, ये भुजा कौन सी है, अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। मतलब इस भुजा से कौन आकर जुड़ता है, यह एंजाइम आकर जुड़ता है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। यह एंजाइम अमीनो एसिड को क्या करता है, पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसे एक्टिवेट करता है। इसके रिकॉग्नाइजेशन के कारण ही, इसकी पहचान के कारण ही क्या होता है, अमीनो एसिड इस 3 प्राइम एंड के ऊपर आकर क्या कर पाता है, जुड़ पाता है। यदि ये एंजाइम इसको अमीनो अम्ल को रिकॉग्नाइज न करता और एक्टिवेट न करता तो अमीनो एसिड यहां पर आकर जुड़ नहीं पाता। राइट, याद रखना 20 प्रकार के टीआरएनए हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड है। ओके, तो 20 प्रकार के निष्क्रिय अमीनो एसिड को सक्रिय अमीनो अम्ल में बदलने का काम भी किसका है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम का है। तो ये वाली भुजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और कारण यहां पर आता है कि यहां पर भी देखिए ये क्या चीज है, स्टेम है। यहां पर तो क्या हो रही है, स्टेम पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यहां पर भी क्या बना है, लूप बना है। यहां पर भी क्या बना है, लूप बना है, तभी तो इसका नाम क्या रखा है, डी लूप रखा है। तो लूप बनने का कारण क्या है, तो आप इसको डी लूप को क्या बोलते हो, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, है ना। क्यों, क्योंकि उसका कारण है यहां पर डाईहाइड्रोयूरिडीन, यहां पर कौन आकर जुड़ता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन आकर क्या होता है, यहां पर क्या पाया जा रहा है, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ये डाईहाइड्रोयूरिडीन वापस से क्या है, असामान्य क्षार है। ये क्या है, असामान्य क्षार है, मॉडिफाइड बेस है, अनयूजुअल बेस है। तो डाईहाइड्रोयूरिडीन, तभी तो डी लूप को हम कभी कभी डीएचयू लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डीएचयू लूप, क्योंकि यहां पर एक एबनॉर्मल बेस पेयर है और उस एबनॉर्मल बेस पेयर का नाम क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन। तो आपने इस पूरे के पूरे इस टीआरएनए की संरचना के अंदर, यानी कि क्लोवर लीफ मॉडल या जिसको कि हम बोलते हैं रॉबर्ट हॉले मॉडल, राइट, इसमें आपने 3 एबनॉर्मल बेस पेयर को भी देखा है। एक तो था जिसका कि नाम था सूडोयूरेसिल, दूसरा जो था वो कौन सा था, आइनोसिन, और तीसरा कौन सा था, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ओके, तो ये टीआरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल है। ओके, अच्छा एक और चीज याद रखना, टीआरएनए का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसा कि नाम दर्शा रहा है टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, क्यों दिया इसको नाम, क्यों दिया गया, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का जो काम होता है वो क्या होता है, सक्रिय अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर क्या करना, स्थानांतरित करना। इट ट्रांसफर्स द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही टीआरएनए का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मेरे और भी वीडियोस को आप देखते रहिएगा, हम डिफरेंट टाइप्स के आरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए के ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे। राइट, सो थैंक्स अ लॉट।